ज़ेलेंस्की एक तानाशाह हैं। वो अपने देश में चुनाव नहीं होने दे रहे। वो एक ही चीज़ में माहिर थे, बाइडेन को बहकाने में। ज़ेलेंस्की को जल्दी से डील कर लेनी चाहिए, वरना वो अपने मुल्क से हाथ धो बैठेंगे। ये हम नहीं कह रहे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक तानाशाह हैं जो चुनाव से दूर भागते हैं। उनको तेजी दिखानी होगी। उनके पास यूक्रेन को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उन्हें बहुत तेज कदम बढ़ाने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति। इस नए शब्द का वजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिन ब दिन कुछ नया हो रहा है। क्या आप मानेंगे कि ये वही अमेरिका है जो हथियारों के मामले में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार था? क्योंकि ट्रंप अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर आरोप लगा रहे हैं कि इस आदमी ने अमेरिका को हारी हुई जंग में पैसे लगाने पर मजबूर किया। ये सब कुछ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जवाब देते हुए कहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा कहा क्या था? ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ट्रंप इज लिविंग इन अ डिसइंफॉर्मेशन स्पेस, यानी ट्रंप गलत फहमी में जी रहे हैं, रूस की बनाई हुई झूठी दुनिया में जी रहे हैं। На жаль, президент Трамп राष्ट्रपति ट्रंप, जिनका हम अमेरिकी जनता के लीडर के तौर पर इतनी इज्जत करते हैं, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया है, अफसोस है कि वो भी रूस की बनाई हुई झूठी दुनिया में जी रहे हैं। в цьому дезінформаційному просторі लेकिन ज़ेलेंस्की ने ऐसा कहा क्यों था? क्योंकि ट्रंप ने पिछले दिन कहा था कि ज़ेलेंस्की अपने देश में अब लोकप्रिय नहीं रहे, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है। आगे बढ़ने से पहले एक शेर सुनिए। चमन में इख्तलात ए रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन अब बात बन नहीं रही है। यूक्रेन के खिलाफ पश्चिम से भी मोर्चा खुल गया है, एक ऐसी दिशा जिधर से उसने ऐसी उम्मीद कभी न की होगी। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्या ट्रंप यूक्रेन से पूरी तरह मुंह मोड़ लेंगे? क्या ट्रंप ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहते? आज के शो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इन सारे बयानों की जड़ है एक मीटिंग, जिसके बारे में हम आपको दुनियादारी में बता भी चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये मीटिंग हुई 18 जनवरी को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। इस दौरान अमेरिका और रूस की टीमें मिली थीं। इस मीटिंग के दो मकसद थे। पहला, रूस यूक्रेन जंग को रोकना, और दूसरा, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के लिए रास्ता तय करना। लेकिन यूक्रेन को इस बातचीत के लिए न्योता नहीं दिया गया, जबकि ज़ेलेंस्की पड़ोसी देश UAE में ही थे। ना ही यूरोप के किसी देश को यहाँ बुलाया गया। इस बात की गहराई ऐसे समझिए कि अब तक की जंग में यूरोप के सारे देशों ने मिलकर अमेरिका से भी ज़्यादा मदद भेजी है। अब रियाद वाली मीटिंग में ना बुलाया जाना यूरोप और यूक्रेन को नागवार गुजरा। यूरोप में हड़कंप मचा, इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई गईं। 3 दिन के भीतर 2 बार यूरोप के देशों ने मीटिंग की। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया और यूक्रेन वापस चले गए। लेकिन इन सब के बीच दोनों तरफ से नाराजगी के खेल में इज्जत का ख्याल रखा जा रहा था। लबो लहजा सधा हुआ था। लेकिन ये सब कुछ बिखर गया डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये कॉन्फ्रेंस 18 फरवरी को हुई ट्रंप के मारा-लागो वाले घर में। इसमें ट्रंप ने कह दिया कि यूक्रेन को ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। वो 3 साल में कभी भी समझौता कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप दुनियादारी के दर्शक हैं तो जानते हैं कि ये बात गलत है। तथ्य यही है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन शुरू किया, यानी पूरी तरह कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया कि रूस जंग को रोकने की शर्त के तौर पर चाहता है कि यूक्रेन में चुनाव कराए जाएं। क्या अमेरिका ये शर्त मानेगा? ट्रंप ने जवाब दिया, ज़ेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग महज 4% है। मुझे ये कहते हुए भी बुरा लग रहा है। उन्हें चुनाव कराना चाहिए। ये रूस नहीं बल्कि हम कह रहे हैं। यही बात ज़ेलेंस्की को नागवार गुजरी। उन्होंने बोला, ट्रंप रूस की बनाई हुई भ्रामक दुनिया में, झूठी दुनिया में जी रहे हैं। अब तक हमने आपको बयान सुनाए, आप कुछ तथ्य सुनिए। ट्रंप का कहना है कि 2019 से यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव नहीं हुए। ये ज़ेलेंस्की की तानाशाही है। वो चुनाव नहीं कराने दे रहे। 2019 से चुनाव नहीं हुए, ये बात तो सही है। 2019 में ही ज़ेलेंस्की चुनाव जीते थे। 73% वोट उनके हिस्से आए थे। इससे पहले वो कॉमेडियन हुआ करते थे। उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 का चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष था। लेकिन ज़ेलेंस्की चुनाव नहीं कराने दे रहे, ये बात कितनी सही है?
2019 में जेलेंस्की का कार्यकाल शुरू हुआ। यूक्रेनी संविधान के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऐसे में जेलेंस्की को मई 2024 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहना था, लेकिन फरवरी 2022 में ही रूस ने हमला बोल दिया। इसके बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और मार्शल लॉ लागू होने के बाद चुनाव नहीं कराए जा सकते। यूक्रेनी संविधान में मार्शल लॉ जेलेंस्की और उनकी सर्वेंट पार्टी के सत्ता में आने से सालों पहले ड्राफ्ट किया गया था, साल 2015 में। इसके पिछले साल ही 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर कब्जा कर लिया था। जानकारों का कहना है कि जंग के दौरान यूक्रेन में चुनाव कराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाखों लोग या तो दूसरे देशों में विस्थापित हो चुके हैं या रूसी कब्जे में रह रहे हैं। जेलेंस्की का वादा है कि जंग खत्म होते ही नए चुनाव कराए जाएंगे। अब तक उन्होंने ये भी साफ नहीं किया है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं। जंग शुरू होने के बाद से रूस कई बार यूक्रेन में नए चुनाव कराने की मांग कर चुका है। मई 2024 में जेलेंस्की के कार्यकाल खत्म होने के बाद ये मांग और तेज हो गई। 28 जनवरी को पुतिन ने रूसी मीडिया से एक इंटरव्यू में कहा था कि जेलेंस्की का पद पर बने रहना गैर कानूनी है। ट्रंप ने दूसरी बात कही कि जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग 4% हो चुकी है। यह भी साफ नहीं है कि ट्रंप किस पोल के हवाले से ऐसा दावा कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के पोल के मुताबिक जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग 57% है, यानी अभी भी 57% लोग उनके समर्थन में हैं। एक और आंकड़ा है 52.2%, ये डोनाल्ड ट्रंप का वोट शेयर है 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में। खैर, जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग पिछले सालों में लगातार कम भी हो रही है। 2023 में ये 77% थी और 2022 में 90%। हालांकि एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जंग के समय में पोलिंग का डेटा भ्रामक भी हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, लाखों यूक्रेनी या तो विस्थापित हो चुके हैं या फिर रूसी कब्जे वाले इलाके में रह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप इलेक्शन की मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि जेलेंस्की का पद पर बने रहना संवैधानिक है। क्या वो व्लादिमीर जेलेंस्की को राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहते? हम इसका जवाब ढूंढने के लिए जानकारों का रुख करेंगे, लेकिन पहले कहानी पूरी करते हैं। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही कि यूक्रेन को यह जंग शुरू नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए भी उनकी बहुत आलोचना हुई। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी देख लेते हैं। आप जानते हैं, यूक्रेन लंबे समय तक रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा रहा। इस वजह से रूस उसे अपनी सीमा में मिलाने की फिराक में रहता है। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने क्रीमिया को उसे उपहार के तौर पर दिया था। 2014 में रूस ने बलपूर्वक वो उपहार छीन लिया। कैसे? नवंबर 2013 की बात है। यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड को लेकर एक समझौता होने वाला था। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच। ऐन मौके पर यानुकोविच ने समझौते पर दस्तखत करने से मना कर दिया। इसकी बजाय उन्होंने रूस से हाथ मिलाने का फैसला किया। ऐसे जनता नाराज हो गई। यानुकोविच के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। ये प्रोटेस्ट 22 फरवरी 2014 तक चला। उस दिन विक्टर यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। उन्हें रूस में शरण मिली। पुतिन का कहना था कि ये तख्ता पलट पश्चिमी देशों ने करवाया है। यानुकोविच के भागने का मतलब था यूक्रेन में रूस के प्रभुत्व में कमी। इस डर को मिटाने के लिए रूस ने 2 उपाय निकाले। पहला, उसने क्रीमिया में सेना भेजकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, रूस ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों को समर्थन दे दिया। ये रूस की विदेश नीति की पहचान रहा है। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद कई देशों ने आज़ादी की घोषणा की थी। इन देशों में एक विद्रोही धड़ा बरकरार रहा। ये धड़ा आज़ादी को खारिज करता रहा। ये लोग खुद को रूसी पहचान के साथ जोड़कर देखते रहे। इनके जरिए रूस ने संबंधित देशों में अपनी पकड़ बनाए रखी। एक बात और है, यूक्रेन रूस और यूरोपियन यूनियन के ठीक बीच में है और यूक्रेन नेटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। रूस इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। यूक्रेन मसले को लेकर होने वाली बातचीत में वो यही मांग रख रहा है। ट्रंप ने तो बातचीत शुरू होने से पहले ये कह भी दिया है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना तर्कसंगत ही नहीं है। यूक्रेन ये भी चाहता है कि उसकी 2014 वाली बाउंड्री रिस्टोर कर दी जाए, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसे भी एक तरह से खारिज ही कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने 12 फरवरी को एक बयान दिया था। उनका कहना था कि 2014 वाली बाउंड्री तक वापस लौटना प्रैक्टिकल नहीं है। ट्रंप सरकार के इसी रुख की वजह से यूरोप और यूक्रेन बातचीत में नहीं शामिल किए जाने से परेशान है, क्योंकि उनके पीस प्लान और अमेरिका के पीस प्लान में खासा फर्क है। यानी 18 फरवरी को रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच जो बातचीत थी वो एक आग की तरह थी, जिसकी आंच यूरोप संभाल नहीं पा रहा था। फिर इस बातचीत से जो निष्कर्ष निकला, उसने आग में घी डालने का काम किया। कैसे? दरअसल दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर सहमति बनी। पहला, अमेरिका और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में रुकावटों को दूर करना। दूसरा, कूटनीतिक रिश्तों को बहाल करना। तीसरा, रूस यूक्रेन जंग को रोकने का रास्ता तय करने के लिए जल्द से जल्द उच्च स्तरीय टीमें बनाना और इस जंग को एक ऐसे अंत तक ले जाना जो स्थायी हो, टिकाऊ हो और सभी को मंजूर हो। चौथा, रूस यूक्रेन जंग खत्म होने के बाद भविष्य में भू राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए जमीन तैयार करना। अब आप अगर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की साइट पर उनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें सबसे अहम और जरूरी बात यही है कि दोनों देशों के रिश्ते बहाल हो रहे हैं। पहले 2 पॉइंट्स यही हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना रिश्तों में एक गांठ की तरह हो, जिसे जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जा रही है।
हमारी बातचीत का मकसद था रूस अमेरिका संबंधों को बहाल करना। अब अगर कोई रूस और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनना चाहता है तो ये शायद बेतुकी बात है। लेकिन इस जल्दबाजी में नुकसान किसका हो रहा है? जाहिर है यूक्रेन का, क्योंकि अब तक ट्रंप सरकार ने ऐसे ही इशारे दिए हैं जिनसे पता चलता है कि यूक्रेन की शर्तें पूरी होती नहीं दिख रही हैं। मुझे लगता है कि रूस इस जंग को खत्म होते देखना चाहता है और मैं भी यही चाहता हूं। वाकई में मैं यही चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त रूस के पास कुछ बढ़त है, क्योंकि उन्होंने काफी जमीन कब्जा ली है, इसलिए उनके पास बढ़त है। रूसी विदेश मंत्री सर्गे लैवरोव जब सऊदी वाली बातचीत के बाद वापस रूस पहुंचे तो उन्होंने रूसी संसद में अमेरिका की नई सरकार की तारीफ भी की। बोले, राष्ट्रपति ट्रंप पहले ऐसे पश्चिमी लीडर हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस जंग की जड़ को पकड़ा है। अब तक किसी ऐसे पश्चिमी लीडर ने ऐसा नहीं किया था। Президент Трамп, вот если говорить о заявлениях, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों में नेटो के फैलाव का जिक्र किया है। वो पहले और अब तक के इतिहास में एकमात्र पश्चिमी नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की मौजूदा हालत की बुनियादी वजहों में से एक पिछली अमेरिकी सरकार की आक्रामक नीति थी। वो सरकार जिसने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की पहल की थी। किसी भी पश्चिमी नेता ने यह बात कभी नहीं कही, लेकिन ट्रंप ने इसे कई बार दोहराया है। ये अपने आप में एक संकेत है कि वो हमारी बात समझते हैं। это уже सिग्नल что он понимает нашу позицию। चलिए, ये तो हालिया विवाद हुआ, लेकिन ट्रंप और यूक्रेन का रिश्ता बेहद पुराना है। पहला 2016 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने। इस चुनाव की कैंपेनिंग में उन्होंने इशारे दिए थे कि वो रूस का क्रीमिया पर कब्जे को वैध ठहरा सकते हैं। उस दौरान उन्होंने पुतिन की ताकत की तारीफ भी की। दूसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के चुनाव के बाद ट्रंप मान चुके थे कि यूक्रेन ने 2016 वाले चुनाव में हस्तक्षेप किया था, वो भी उनके खिलाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ये रूस का एक प्रोपेगेंडा था। तीसरा, ट्रंप और जेलेंस्की की फेमस फोन कॉल। ये कॉल हुई थी 2019 में। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन कॉल में ट्रंप ने जेलेंस्की से रिक्वेस्ट की थी कि वो जो बाइडेन की इमेज खराब करने के लिए उनके और उनके बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ करप्शन केस में जांच शुरू करवाएं। तब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे और बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार थे। अब बाइडेन चुनाव में आगे बताए जा रहे थे। इस वजह से ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव डालना शुरू किया। जेलेंस्की ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसी दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री मदद भी रोक दी थी। इन सब का जब खुलासा हुआ तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। खैर, ये पास नहीं हो पाया। इसके बाद आप जानते हैं चुनाव में जो बाइडेन जीते और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की कहानी अलग है। शुरुआत एक वाकये से करते हैं। ये बात है फरवरी 2017 की। इस महीने एक इंटरव्यू खूब चर्चा में था। ये इंटरव्यू लिया था फॉक्स न्यूज़ के पत्रकार बिल ओ राइली ने। उनके सामने बैठे थे अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के बीच विदेश नीति पर बातें हुई, लेकिन जिस एक सवाल ने सुर्खियां बटोरी वो जुड़ा था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। राइली ने सवाल किया था, क्या पुतिन हत्यारे हैं? उनका इशारा पुतिन विरोधियों के गायब होने और पड़ोसी देशों में सेना उतारने की तरफ था। अगर रूस और अमेरिका के रिश्ते के इतिहास पर नजर डालें तो जवाब का अनुमान सहज तरीके से लगाया जा सकता है। अगर ट्रंप सीधे तौर पर हाँ नहीं कहते, फिर भी पुतिन की तीखी आलोचना तो होनी ही थी। उम्मीद थी कि ट्रंप पुतिन को घेरेंगे, उन्हें वैश्विक राजनीति में चल रही उथल पुथल के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप के जवाब ने बहुतों को हैरान कर दिया। वो पुतिन के पक्ष में खड़े हो गए। इस फेर में उन्होंने अपने ही देश को लपेटे में ले लिया। ट्रंप का जवाब था, यहाँ बहुत सारे हत्यारे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा देश निर्दोष है? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क ने भी काफ़ी जानें ली हैं। आपको तो पता ही है पूरी दुनिया में इस वक्त भी बहुत सारी मारकाट, बहुत सारी मूर्खताएं चल रही हैं। ट्रंप के जवाब ने हंगामा मचा दिया था। ये अमेरिका की चली आ रही विदेश नीति के कतई उलट था। सवाल उठना लाजमी था, सो उठा भी। पूछा गया कि क्या ट्रंप रूस के उपकार का कर्ज चुका रहे हैं? रूस का ट्रंप पर कैसा उपकार? दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि रूस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। दावा ये कि रूस ने ट्रंप के पक्ष में माहौल बनाया, उनके लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया, विपक्षी उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के ईमेल्स की हैकिंग भी की रूसी हैकर्स ने। पूरा तामझाम ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए किया जा रहा था। दावा यह भी कि सारी बातें पुतिन को पता थी, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। 2019 में अमेरिकी वकील रॉबर्ट म्यूलर ने इन आरोपों की तस्वीर से जांच की। म्यूलर 2001 से 2013 तक FBI के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया। इस रिपोर्ट में सभी आरोप झूठे निकले। सनद रहे कि ऐसे ही आरोप 2024 के चुनाव में भी डेमोक्रेट्स ने रूस पर फिर लगाए हैं। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने वॉर नाम से किताब रिलीज की। इस किताब में दोनों नेताओं से जुड़ी 2 बातें बताई गई हैं। पहली, ट्रंप ने राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी पुतिन से लगभग 7 बार फोन पर बात की, ये हम बता ही चुके हैं। और दूसरी, ट्रंप ने कोरोना महामारी के दौरान पुतिन को कोविड टेस्ट किट भेजी थी, वो उनके पर्सनल इस्तेमाल के लिए थी। मैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलना चाहूंगा। काफी वक्त हो चला है।
बहुत पहले से ही हमारे संबंध बहुत आत्मीय नहीं हैं, लेकिन जब वे राष्ट्रपति थे उन 4 वर्षों में हमने कई बार आमने सामने बैठकर अपने देशों के रिश्तों पर विस्तार से बात की। अगर मुलाकात होती है तो मुझे खुशी होगी और मुझे यकीन है कि उन्हें भी मिलकर अच्छा लगेगा। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। यूक्रेनी संविधान के तहत जेलेंस्की का राष्ट्रपति बने रहना जायज है, फिर ट्रंप चुनाव कराने को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि जेलेंस्की की जगह कोई और सत्ता में आ जाए? देखिए, वो जेलेंस्की की जगह कोई किसी को सत्ता लाने के पक्ष में हो या ना हो, ये उनकी अपनी बात है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले साल यूक्रेन के जो राष्ट्रपति की अवधि थी वो खत्म हो गई, वहां मार्शल लॉ है। उसी तरह पिछले साल रूस के भी चुनाव हुए हैं। इस युद्ध के बीच में जब रूस में चुनाव हो सकता है, वहां राष्ट्रपति चुना जा सकता है, तो यहां क्यों नहीं चुना जा सकता है, ये उनका सवाल है। इसीलिए वो कहते हैं, जो रशियंस कहते हैं कि यहां डिक्टेटरशिप है यूक्रेन में। उसी बात को ट्रंप भी दोहराते हैं कि यहां इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और मार्शल लॉ पर के कारण कोई अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट बना है, तो ये कैसे संभव है? तो ये डिक्टेटरशिप की जो बात आती है ना, वो इसीलिए आती है, कहते हैं कि वो अनइलेक्टेड है और वो रूस से भी कंपेयर करके देखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोचक उन्होंने पॉइंट पकड़ा हुआ है, जो पहले रूस ने पकड़ा था इस संदर्भ में। ट्रम्प चाहते हैं कि जेलेंस्की हट जाएं या डर जाएं और उनके रास्ते का रोड़ा ना बने। जो भी वो डील कराना चाहते हैं उसमें वो रुकावट ना बने। तो बिल्कुल ये सही है कि ट्रम्प चाहते हैं, इसीलिए बार बार ये बातें कर रहे हैं। जेलेंस्की उनके संविधान के तहत रह सकते हैं और इस वक्त इलेक्शन कराना है भी बहुत मुश्किल, और अगर इलेक्शन हुआ भी तो जेलेंस्की ही जीतेंगे। 57% अप्रूवल रेटिंग है उनकी। ट्रम्प झूठ कह रहे हैं, 4% नहीं है। जेलेंस्की अगर सत्ता में ना हो तो इससे ट्रंप को क्या फायदा मिल सकता है? क्या वो चाहते हैं कि यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज तक उनको पहुंच मिले? पिछले हफ्ते व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप सरकार के एक प्रपोजल को ठुकरा दिया था। इसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मिनरल्स का 50% हिस्सा मिलना था। इसमें ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम और लिथियम शामिल थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन को और मदद भेजने से पहले, जंग रोकने की बातचीत से पहले ये डील कर लेना चाहते हैं। इसके लिए जेलेंस्की ने पहले ही मना कर दिया है। उन्होंने इसके लिए कमोबेश हाँ कर दिया था, लेकिन जब स्कॉट बेसेंट यूक्रेन गए तो उन्हें बेरुखी से मना कर दिया गया और जेलेंस्की भी उनसे नहीं मिले। वो सो रहे थे। बेसेंट ट्रेन से लंबा सफर तय करके वहां पहुंचे थे, जो बेहद खतरनाक था। आप सोचिए, हम अमेरिका के वित्त सचिव की बात कर रहे हैं। वो यूक्रेन गए थे एक दस्तावेज पर साइन के लिए और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। मैंने साफ तौर पर कहा, देखिए, हम सब चाहते हैं कि ये बातचीत हमारे पक्ष में जाए, हमारे देश के लिए फायदेमंद हो और ट्रंप के लिए भी अच्छी हो, ताकि सबको इससे फायदा हो। और अगर जबानी तौर पर साफ नहीं हो तो मैंने कहा कि हमें कागजी तौर पर साफ साफ लिख लेना चाहिए। मैंने तो बस यही कहा था। मैं यूक्रेन की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं अपने देश को बेच तो नहीं सकता। क्या ट्रंप ये सब कुछ करके जेलेंस्की पर सौदे के लिए दबाव बनाना चाहते हैं? यानी क्या वो इसमें अपना आर्थिक फायदा देख रहे हैं? देखिए, 2 फायदे हैं साफ साफ। एक तो उनको अपना जाती फायदा भी दिख रहा है ताकि वो रशिया से व्यापार कर पाए, अपना निजी। दूसरा, उनको दिख रहा है कि वो अपने वोटर्स को भी दिखा सकें कि फायदा हुआ है हमें, यानी यूक्रेन के रिसोर्सेज हमें मिले हैं, हमें फायदा हुआ है। तो वो अपने वोटरों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा डील मेकर हूँ। तो इनको दोनों तरह से फायदे दिख रहे हैं। आर्थिक फायदा इनका दोनों तरफ से है। एक तो अगर युद्ध बंद हो जाए तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, उससे उनको राहत मिलेगी। और जो रेयर अर्थ और रेयर मिनरल्स की वो बात करते हैं, उससे उनको मुनाफा हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब, और वो जो रेयर अर्थ और रेयर मिनरल्स की बात करते हैं, उसमें कई सारी जो रेयर अर्थ और रेयर मिनरल्स के भंडार हैं, वो दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन में है, जो रूसी कब्जे में है। तो ये मान लेना कि सिर्फ रेयर अर्थ के लिए वो ये कर रहे हैं, ये भी सही नहीं होगा। उनका दोनों तरफ का एक ट्रांजैक्शनल है कि वो रेयर अर्थ ले लें और उनके मिनरल डिपॉजिट को वो दोहन करें। लेकिन जो दूसरा है, वो ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जो अमेरिका अपने खर्चे बढ़ा रहा है नाहक तौर पे,
उसको कम किया जाए। तो दोनों ऑब्जेक्टिव है। हमने जानकार से पुतिन और ट्रंप की दोस्ती के बारे में भी पूछा, सुनिए क्या जवाब मिला। हाँ, पुतिन और ट्रंप के पुराने संबंध हैं, कुछ व्यापारिक संबंध भी हैं। दूसरी बात यह है कि पुतिन जो है वो बहुत पॉपुलर है वाइट नेशनलिस्ट में, जो चरमपंथी हैं, गोरे अमेरिका में उनके फेवरेट हैं, तो इसलिए ट्रंप भी उनको इज्जत से बात करते हैं। तीसरी बात ये, ट्रंप खुद जो है वो तानाशाहों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, एडमायरर हैं, तो वो हमेशा जी और पुतिन की बड़ी तारीफ से बात करते हैं। और जो डेमोक्रेटिक हैं लीडर या उनसे कमजोर हैं, उनको वो हिकारत की नजर से देखते हैं, उनको वो ज्यादा पसंद नहीं करते, जैसे कनाडा के लीडर या यूरोपियन लीडर्स, ये वो उनको बहुत लिबरल और वीक समझते हैं, वो हमेशा ताकत की पूजा करते हैं। ट्रंप से इनकी दोस्ती पुरानी है, और ट्रंप की दोस्ती माने या ना माने, ट्रंप वो वैसी व्यवस्था करना चाहते हैं जो अमेरिका में अब तक बाइडेन या किसी ने नहीं किया है। अगर वो बाइडेन को अपोज करते थे पुतिन, तो वो उनके साथ हैं, या पुतिन को व्यक्तिगत दोस्त मानते हैं। इसलिए भी मानते हैं कि ये कहा जाता है, और जो 1917 का 2017 का जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि रूस ने अमेरिकी इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने के लिए ट्रंप का फेवर किया, तो शायद वो कारण हो सकता है। लेकिन ट्रंप यहीं पे नहीं रुकते हैं। आप उनका इतिहास देखें तो नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं उनके साथ भी उनकी मित्रता थी, उससे कुछ निकल कर नहीं आया। यहाँ भी मित्रता है, उससे निकल के आएगा कि नहीं, या रूस के शर्तों पर यूक्रेन से शांति करानी पड़ेगी, ये भी बड़ा देखना रोचक होगा। क्या ट्रंप के हालिया रुख को देखकर ये लगता है कि यूक्रेन अकेला पड़ जाएगा? यूरोपियन देशों में से सिर्फ ब्रिटेन ने ही अब तक ट्रंप की बात का जवाब दिया है। आने वाले समय में क्या ट्रंप के दबाव में आकर यूरोपियन देश भी यूक्रेन के खिलाफ जा सकते हैं? देखिए, यूक्रेन अकेला तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, पहली बात। रियाद में भी जो मीटिंग हुई थी सर्गेई लावरोव और मार्को रूबियो और अन्य जो उनके नेगोशिएटर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो था रूस और अमेरिका के संबंधों को बहाल करना। तो वो उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था रूस का, वो चाहते थे कि किसी भी तरह जो इकोनॉमिक सैंक्शन से उनकी आर्थिक क्षति पहुंच रही है उसको कम से कम किया जाए, और इसके लिए किरिल दिमित्रिएव जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, हालांकि वो कोर ग्रुप में नहीं थे, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि सैंक्शन जो लगे हैं उनको कम किया जाए। तीसरी बात, वो यूरोप को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, हम तो यूक्रेन से बाहर आना चाहते हैं। अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मा या यूक्रेन को फेवर करने का जिम्मा लेते हैं, आप सैनिक देते हैं, आप सैन्य साजो सामान देते हैं, आप उनको पैसे देते हैं, तो आप कर लीजिए, हम ये नहीं करने जा रहे हैं। तो ये तीन तरह की पॉलिटिक्स यहां चल रही है ट्रंप द्वारा। अगर वो पीछे हट जाते हैं तो यूरोप क्या करेगा, और यूरोप के सामने ये प्रश्न रहेगा अभी भी और बाद में भी, कि वो कैसे इसको टैकल, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं, क्या वो उनको इक्विपमेंट दे सकते हैं, क्या उनको सैनिक लड़ने के लिए भेज सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जेलेंस्की सिक्योरिटी गारंटी चाह रहे हैं कि अगर यो युद्ध विराम हो भी जाए तो वो सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा। अमेरिका देना नहीं चाहता है, ट्रंप देना नहीं चाहते हैं, यूरोप उसके लिए तैयार नहीं है। और अभी इलेक्शंस भी हो रहे हैं जर्मनी में, तो वहां की जनमानस भी जो है वो अभी बहुत डिसाइडेड नहीं है, और वो कुछ कमिट नहीं करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम है इस समय। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उस फैसले का बचाव किया जिसके तहत अमेरिका ने भारत को मिलने वाली मदद को रोक दिया था। इसके तहत अमेरिका भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए $21 मिलियन भेजता था। भारतीय रुपए में कहें तो तकरीबन 183 करोड़। ट्रंप ने कहा कि हमें भारत में इतना पैसा खर्च क्यों करना है, वो भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि बाइडेन प्रशासन भारत में किसी और को जीतते देखना चाहते थे। हमें इस बारे में भारतीय सरकार से बात करनी होगी। उन्हें ये सारी बात फ्लोरिडा के मियामी में FII प्रायोरिटी समिट को संबोधित करते हुए कही। ट्रंप के इस बात से संकेत मिलता है कि अमेरिका से जो पैसे आते थे उसका इस्तेमाल भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए किया जाता था। इससे पहले भी जब 19 फरवरी को ट्रंप पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमें भारत में मतदान बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर क्यों देने। दूसरी सुर्खी भी ट्रंप से जुड़ी हुई। उन्होंने एलन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की इंडिया एंट्री के प्लान को लेकर नाराजगी जताई है। मस्क का यह फैसला
ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर टेस्ला टैरिफ से बचने के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत अनुचित होगा, बहुत गलत होगा। ट्रंप ने ये बात फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू के दौरान कही, जब उनके साथ मस्क भी मौजूद थे। उन्होंने भारत में लगने वाले टैरिफ का भी जिक्र किया और कहा कि एलन मस्क के लिए भारत में अपनी कारें बेचना असंभव है। दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है और वे टैरिफ लगाकर ऐसा करते हैं, जिसके चलते अमेरिकी कंपनियों को दूसरे देशों में व्यापार करना लगभग असंभव होता है। ट्रंप ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी भारत में कारों पर लगाई जाने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी की आलोचना की थी। वहीं इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और मस्क की भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद 17 फरवरी को टेस्ला ने भारत में ऑपरेशंस के लिए लिंक्डइन पर 13 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन दिया है, जिसमें कंज्यूमर सर्विस, बैकएंड ऑपरेशन से जुड़े पद शामिल हैं। टेस्ला के इस कदम को उसके भारतीय बाजार में एंट्री के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कंपनी दिल्ली और मुंबई में अपना पहला शोरूम खोलने की तैयारी में है। बता दें कि टेस्ला लंबे समय से भारत में प्रवेश करने पर विचार कर रही है, लेकिन हाई इंपोर्ट ड्यूटी के चलते वो पीछे हट गई थी। हालांकि हाल ही में सरकार की नीति में बदलाव किया गया था, जिसके चलते $40,000 से ज्यादा की कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर कस्टम ड्यूटी को 110% से घटाकर 70% कर दिया गया है। तीसरी सुर्खी गजा वॉर से है। 20 फरवरी दोपहर का समय हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव इजरायल को सौंप दिए हैं। इन सभी लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया था। जिन शवों को सौंपा गया है इनमें शरील बिबास और उनके 2 बच्चे एरियल बिबास और केफिर बिबास का नाम शामिल है। हमास ने इन्हें बंधक बनाया था। तब एरियल की उम्र 4 साल और केफिर की उम्र मात्र 9 महीने थी। इनके अलावा इन बच्चों के पिता यार्डन बिबास को हमास ने बंधक बना लिया था। उन्हें इसी महीने रिहा किया गया है। चौथा शव 83 साल के ओडेड लिफ्सिड्स का है। उन्हें पत्नी योचेविट के साथ हमास ने अगवा कर लिया था, लेकिन योचेविट को 2 हफ्ते बाद 24 अक्टूबर 2023 को रिहा कर दिया गया। लिफ्सिड्स रिटायर्ड पत्रकार और पीस एक्टिविस्ट थे। वे फलस्तीनियों को अधिकार देने और शांति के मुख्य पक्षधर भी रहे थे। हमास का दावा है कि इन सभी की मौत इजरायली हमले में हुई है और हमने इन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इजरायल ने हमास के इस दावे की कभी पुष्टि नहीं की। इन शवों को सौंपे जाने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इससे पूरे देश का दिल टूट गया है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इजरायल की ओर से मैं अपना सिर झुकाता हूं उस भयानक दिन पर आपकी रक्षा न कर पाने के लिए और आपको सुरक्षित घर नहीं ला पाने के लिए क्षमा मांगता हूं। इसके अलावा आज के ललन टॉप शो में हम बात करेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण की समारोह की। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल को झटका दे दिया है। इसके अलावा आपको हम टेलीग्राम पर महिलाओं के वीडियो के बिक्री वाले मामले से भी जुड़े अपडेट्स बताएंगे। जरूर देखिए ललन टॉप शो। इजाजत दीजिए, आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।